welcome to part 2 of Audit of Banks Chapter 10 from Audit. तो इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी मतलब एनपीए जो होता है, अगर कोई एसेट जो है अगर एनपीए रिकॉग्नाइज हो गई है तो हम उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हमको उसकी रिकवरी हो जाएगी, मतलब जब वो अमाउंट हमें एक्चुअली रिसीव होगी तभी हम उसको इनकम बुक करेंगे। तो ये दे रखा है पहले पैराग्राफ में। तो पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी रादर देन ऑन एनी सब्जेक्टिव considerations. Income from non-performing assets is not recognized on accrual basis. Accrual basis पे जो हम इसको recognize नहीं करते हैं, and ये but it is booked as income only when it is actually received. जब actually receive होती है तभी हम इसको बुक करते हैं इनकम। फिर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सब सेक्शन 1 और 2 और सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील करता है विद फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड देयर ऑथेंटिकेशन। दिस सब sections are also applicable to nationalized banks, State Bank of India, and regional rural banks. Every banking company is required to prepare a balance sheet and a profit and loss account. हर बैंकिंग कंपनी को जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट या फिर सर्कमस्टांसेस जो एडमिट करते हैं उस हिसाब से। फॉर्म ए जो है शेड्यूल 3 थर्ड शेड्यूल का बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के हिसाब से वो बैलेंस शीट का फॉर्म कंटेंट करता है, और फॉर्म बी जो है पीएनएल का। तो ए फॉर बैलेंस शीट, फॉर्म ए बैलेंस शीट एंड बी पीएनएल। नाउ आगे हमको बोल रहा है कि एवरी बैंकिंग कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल 7 ऑफ द कंपनी इन सो फार एज दे अप्लाई टू द बैंकिंग कंपनीज or the accounting standards issued by the ICI. Now, audit of accounts. Subsection 1 of Section 30 of the Banking Regulation Act 1949 requires that the balance 1949 रिक्वायर करता है कि बैलेंस शीट और पीएनएल जो बैंकिंग कंपनी की वो ऑडिटेड होने चाहिए बाय अ पर्सन जो ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स टू बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनी। सो बेसिकली क्या बोल रखा है कि जो है ना बैलेंस शीट और पीएनएल है ना बैंकिंग कंपनी का, वो ऑडिटेड होगा ऐसे पर्सन से जो ड्यूली क्वालिफाइड है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कोई लॉ के अंडर अगर कोई पर्सन क्वालिफाइड है तो वही जो है ऑडिटर बन सकता है और वही ऑडिट कर सकता है बैलेंस शीट और पीएनएल बैंकिंग कंपनी का। अब एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, ठीक है, एप्लीकेबल टू एज टू अ कंपनी ऑडिटर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। As per the provision of the relevant enactments, auditor of a banking company is appointed at the annual general meeting of shareholders. Banking company का auditor जो है AGM shareholders की AGM पे जो है appoint होता है. So, the auditor of a banking company is to be appointed at the annual general meeting of the shareholders. कोई auditor जो है nationalized बैंक का है तो वो अपॉइंट होगा बाय द बैंक कंसर्न एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बैंकिंग कंपनी का अपॉइंटेड होता है एट एजीएम ऑफ शेयर होल्डर्स, नेशनलाइज बैंक का कंसर्न बैंक से एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन ईदर केस अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड। अप्रूवल रिजर्व आरबीआई का तो ज़रूरी है ही, ओके। अब ऑडिटर है ना जो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का, वो अपॉइंटेड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। बैंक कंसर्न विद द सेम, इसमें तो बैंक कंसर्न विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, बट रूरल रीजनल रूरल में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से करते हैं हम बैंक कंसर्न के साथ साथ। और नॉर्मल ऑडिटर बैंकिंग कंपनी का एजीएम शेयर होल्डर की उसमें होता है अपॉइंट। सो ये दे रखा है। The auditor of a banking company is to be appointed at the annual general meeting of the shareholder. Auditor of a nationalized bank is to be appointed by the bank concerned acting through its board of directors. दोनों ही केस में हमको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑडिटर जो रीजनल रूरल बैंक का है वो अपॉइंटेड होता है बाय बैंक कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ remuneration of auditor. The remuneration of auditor of a banking company is to be fixed in accordance with the provisions of section 142 of the Companies Act. Fixed होता है remuneration 142 section के provisions के हिसाब से, ठीक है। That is by the company in general meeting or in such a manner as the company in general meeting may determine.
मतलब कि जनरल मीटिंग में, या फिर जैसा कि जनरल मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं उस बेसिस पे। Remuneration of auditor on national banks and State Bank of India is to be fixed by the Reserve Bank of India in consultation with the CG। अब नेशनलाइज्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम आरबीआई रिम्यूनरेशन फिक्स करेगा सीजी के साथ कंसल्टेशन करते हुए। तो नॉर्मली तो रिम्यूनरेशन ऑफ नॉर्मल बाकी बैंक्स के केस में तो जो रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर होता है ना, फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 142, दैट इज एट द जनरल मीटिंग और इन सच अ मैनर एज द जनरल मीटिंग मे डिटरमाइन। ओके, सो एंड नेशनल वाइज बैंक और एसबीआई के केस में ये आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी डिसाइड करती है रेमुनरेशन। पावर क्या है ऑडिटर की? द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई, रीजनल आरआरबी, सेम पावर्स है एज दोज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर की जो पावर्स है वही इसकी पावर्स है, ठीक है, इन द मैटर्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। Now, auditor ka report. In the case of a nationalized bank, the auditor is required to make a report to the central government in which he has to state the following. अब है ना नेशनलाइज बैंक के केस में ना ऑडिटर को रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। ओके, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नेशनलाइज बैंक के केस में ऑडिटर है ना रिपोर्ट बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, टू द सेंट्रल, मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। और उसमें उस रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर्स होंगे वो पढ़ते हैं। Whether in his opinion the financial statements present a true and fair view of the affairs of the bank, and in case he had called for any explanation or information whether he has been given, and whether it is satisfactory। तो पहला तो हम उस रिपोर्ट ये रिपोर्ट करेंगे कि उसके ओपिनियन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं फॉर द अफेयर्स ऑफ द बैंक, और उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगा था तो उसको वो मिल गया था और वो सेटिस्फैक्ट्री था। तो पहले पॉइंट में ये दे रखा है कि वेदर इन हिज ओपिनियन ट्रू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैंक, and in case he had called for any explanation or information whether it has been given or whether it is satisfactory। whether or not the transaction of the bank which he have come to his notice have been made within the powers of the bank। मतलब ऐसे transactions जो उसके नोटिस में आए हैं वो पावर्स, मतलब बैंक के पावर्स के अंडर है। ऐसे नहीं कि कोई भी फलाना ट्रांजैक्शन हो गया जो बैंक कर ही नहीं सकती थी और लेकिन बैंक ने कर रखा है, तो वो उसको देखना है कि वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बैंक, वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बैंक विच हैव कम टू हिज नोटिस, ऐसे ट्रांजैक्शन जो उसके नोटिस में आए हैं वो है पावर्स बैंक की पावर के अंडर। तो वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बैंक विच हैव कम टू हिज नोटिस हैव बीन मेड विद इन द powers of that bank, whether or not the returns received, whether or not the return received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of his audit। मतलब जो भी whether or not returns, जो भी रिटर्न्स उसको रिसीव हुए हैं ऑफिसेज से और ब्रांचेस से बैंक की, वो एडिक्वेट है ऑडिट के पर्पस के लिए। और एनी अदर मैटर विच ही कंसिडर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट में हमने बोल दिया कि भाई भाई ये है, और उसके अलावा भी कोई उसको मैटर लगता है जो उसको बताना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो बता दिए गए। तो चार नेशनलाइज्ड बैंक के केस में ना चार मैटर्स जो है ऑडिटर रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहला तो वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेट, सॉरी वेदर और नॉट नहीं, वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ affairs of the bank, and in case he had called for any explanation or information he has been given and whether it is satisfactory. Then whether or not transactions of the bank which have come to his notice have been made within the powers of that bank, whether or not recent returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of the audit, and any other matter which he considers should be brought to the notice of the central government। The report of auditors of SBI is also to be made to the central government and is almost identical to the auditor's report। SBI के केस में भी ऑलमोस्ट सेम यही है, आइडेंटिकल यही रिपोर्ट करना है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये दे रखा लास्ट में। फिर format of report, the auditor, central as well as branch, should also ensure that audit report issued by them complies with the requirements of standards on auditing, essay as discussed in
Chapter 8, Audit Report. The auditor should also ensure that not only information relating to number of unaudited branches is given, but quantification of advances, interest income, and interest expense for such or unaudited branches are also being disclosed in the audit report. Such disclosure in the audit report is not only in accordance with the best international trends but also provides useful information to users of financial statements. It may be noted that in addition to the aforesaid, the auditor of a banking company is also required to state in his report the matters covered by Section 143 of the Companies Act. However, it is not pertinent to mention that the reporting requirements related to companies CARO is not applicable to the banking company as defined in Clause C, Section 5 of the Banking Regulation Act 1949. A long form audit report. Beside the audit report, as per the statutory requirement discussed above, the terms of appointment of auditors of public sector banks, private sector banks, and foreign banks, as well as their branches, require the auditors to also furnish, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा ही था कि मेन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा हमको लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ती है. So the matters which the bank required the auditors to deal with in the long form have been specified. जो matters long form report में हमको लिखने हैं ना वो specify किए हैं RBI ने. Okay. The statutory central auditors are also required to submit the LFAR to the banks latest by 30 June every year. LFAR 30 June. Okay. हमको LFAR जो है सबमिट करना है 30 जून तक एवरी ईयर. ठीक है. तो इंश्योर करने के लिए टाइमली सबमिशन ऑफ एलएफएआर प्रॉपर प्लानिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ द एलएफएआर इज रिक्वायर्ड. ये मतलब 30 जून तक वो सबमिट हो जाए उसके लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है. सो वाइल द फॉर्मेट ऑफ एलएफएआर डज नॉट रिक्वायर एन एग्जीक्यूटिव समरी टू बी गिवन, मेंबर्स मे कंसिडर प्रोवाइडिंग द सेम टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट. अब रिपोर्टिंग टू आरबीआई. The RBI issued a circular relating to implementation of recommendations of Committee on Legal Aspects of bank frauds applicable to all scheduled commercial banks regarding liability of an accounting audit procedure. Said circular provided as under. If an accounting professional, whether in the course of internal or external audit or in the process of institutional audit, finds any susceptible to be fraud or fraudulent activity or act of excess power or smell any foul play in any transaction, you should refer the matter to the regulator RBI. Any deliberate failure on the part of the auditor should render himself liable for action. As per the above requirement, the member shall be required to report the kind of matter stated in the circular to RBI. ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड हो वो रेगुलेटर को बताना है और अगर वो उसमें फेलियर करता है तो वो लायबल हो जाएगा फॉर एक्शन. ठीक है. फिर उसको प्रोविजंस कंसिडर करने हैं ऐसे 250 के. ऐसे 250 क्या होता है? कंसिडरेशन ऑफ लॉ रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Said standard explains that duty of confidentiality is overridden by statute, law, or courts. As a 250 auditor responsibility relating to fraud in an audit of financial statements state करता है कि auditor conducting an audit in accordance with the assets is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. It must be noted that the auditor is not expected to look into each and every transaction, but to evaluate the system as a whole. Therefore, if the auditor, while performing his normal duties, come across any instance, he should report matter to RBI in addition to chairman, managing director, chief executive concerned bank. Now, conducting an audit. The audit of banks or their branches involves following stages. पहला है initial consideration by the statutory auditor. Initial consideration statutory auditor के द्वारा. तो declaration of any indebtedness, internal assignments in banks by statutory auditors,
प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्रीवियस ऑडिटर के साथ, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट्स, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, इस्टेब्लिश करना एंगेजमेंट टीम को, अंडरस्टैंड करना बैंक और उसके एनवायरनमेंट को, आइडेंटिफाई और असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को, अंडरस्टैंड करना बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंड करना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, रिलायबल इंफॉर्मेशन, एंगेजमेंट का टीम का डिस्कशन, इस्टेब्लिश करना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान डेवलप करना, प्लानिंग का मेमोरेंडम, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड रिलेटेड, स्पेसिफाई रिस्क असेस करना, रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, रिस्पॉन्स करना, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड रिलायंस और रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। तो 18 चीज़ें जो है हमको करनी है कंडक्ट करने में ऑडिट का। ठीक है, और उसमें भी सब पॉइंट्स है वो अलग। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, खुद पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं मतलब वैसे तो मैं ग्रुप 2 क्लियर कर चुकी हूँ, बट मैं ये आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, बट फिर भी यार दिमाग ख़राब होता है मेरा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है सही में, इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है इस पे। ओके, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, डिक्लेयर करना इन डेप्थनेस। तो आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक्स को कि बिफोर अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी या फिर सेंट्रल या ब्रांच ऑडिटर को ऑब्टेन करना है डिक्लेरेशन ऑफ इन डेप्थनेस। इन डेप्थनेस रेफर्स करती है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मनी जो है, सिचुएशन ऑफ ओइंग मनी टू द बैंक इन एनी केस व्हाटसोएवर। इनिशियल कंसिडरेशन है ये बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर उसको इंटरनल असाइनमेंट करना इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो आरबीआई ने डिसाइड किया था ऑडिट फर्म्स को जो है नहीं अंडरटेक करना है स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट while they are associated with internal assignments in the bank during the same year, like concurrent internal audit of banks conducted monthly during the year. So, initial consideration by the statutory auditor, declaration of indebtedness, RBI advised the banks before appointing their statutory central bank auditors should obtain a declaration of indebtedness. Declaration of indebtedness obtain करो, situation of owning money to the bank in any case. Internal assign मतलब अगर आपको एक जो audit firm है ना उसने अगर internal audit करी है same year में, तो वो स्ट्रैटेजी ऑडिट असाइनमेंट नहीं कर सकता है उसके। ओके, सो द आरबीआई डिसाइडेड दैट द ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट while they are associated with the internal assignments in the bank during the same year, like concurrent audits, internal audit of banks conducted monthly during the year. तो यही बोला है कि अगर आपने इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट ऑलरेडी कर रहे हो तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते उस बैंक की, ऐसा आरबीआई ने डिसाइड किया है। नाउ प्लानिंग। प्लानिंग एंड ऐसे 300 के हिसाब से प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर करता है ऑडिटर को अंडरटेक करना फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रायर टू स्टार्टिंग एन इनिशियल ऑडिट। मतलब ऑडिटर को स्टार्ट करने से पहले फॉलोइंग एक्टिविटीज जो है ऑडिटर को परफॉर्म करनी है। कि पहला तो परफॉर्म करो प्रोसीजर्स जो रिक्वायर्ड है बाय एस ए 220, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क एंड रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, और फिर एग्री करना टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से। तो एस ए 220 and 210 agreeing the terms of audit engagement, and SA 220 quality control for audit work, that is acceptance of client relationship and specific audit engagement. ऐसे 300 जो है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिक्वायर करता है ऑडिटर को फॉलोइंग एक्टिविटीज़ करना प्रायर टू स्टार्टिंग एन इनिशियल ऑडिट। मतलब ऑडिट को एक्सेप्ट करने की से पहले हमको ऐसे 220 और 210 पहले तो अग्री करना टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से, और देखना कि हमको क्लाइंट का रिलेशनशिप मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर स्पेसिफिक ऑडिट रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, और इस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर ऐसे 210। अब हमको कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर से। तो पहला तो हमको दे रखा था डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, फिर दे रखा था इंटरनल असाइनमेंट्स इन द बैंक बाय स्ट्रेटजी ऑडिटर्स, फिर प्लानिंग, फिर कम्युनिकेट करना प्रीवियस ऑडिटर से। सो एज पर
Part 1 of the first schedule to the Chartered Accountants Act 1949. A chartered accountant in practice cannot accept position as auditor previously held by another chartered accountant without first communicate with him in writing. मतलब writing में writing में जो है हमको communication करना है previous auditor से. उससे पहले जो है हम accept नहीं कर सकते उसकी position. ही शुड गेट एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हमको, नो ऑब्जेक्शन एनओसी क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हमको उससे लेना है प्रीवियस ऑडिटर से. थ्रू दिस कम्युनिकेशन हैज टू नो वेदर ही हैज एन ऑब्जेक्शंस टू सच अपॉइंटमेंट मेड फॉर एनी वैलिड रीजन. तो पहला तो हमको है ना, इसने बोला है कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर में. और कम्युनिकेशन क्या होगी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ना, वो रिक्वायर करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि वो जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिट को जब तक कि वो पहले वाले ऑडिटर से, प्रीवियस मतलब प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं कर लेता राइटिंग में, और उसको उससे जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना है. ठीक है, प्रीवियस ऑडिटर से कि उसको कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है टू सच एन अपॉइंटमेंट मेड, और फिर फॉर एनी वैलिड रीजंस की वजह से ऑब्जेक्शन नहीं है. फिर आ जाता है हमारा ऐसे 210 टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स. उसमें क्या बोला है कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो है रिक्वायर करता है दैट फॉर ईच पीरियड टू बी ऑडिटेड द ऑडिटर शुड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. एग्री करना चाहिए टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट में विद द बैंक बिफोर बिगनिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फील्ड वर्क. इट इज इम्पेरेटिव दैट द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट आर डॉक्यूमेंटेड. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है डॉक्यूमेंटेड है, और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी कंफ्यूजन एज टू हैव बीन एग्रीड इन रिलेशन टू. तो हमको कोई भी ऑडिट का मेजर फील्ड वर्क करने से पहले टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पे एग्री करना, वो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. फिर इनिशियल एंगेजमेंट. तो भाई वैसे तो इनिशियल कंसिडरेशन बाय ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर में 9 पॉइंट्स है, जिसमें से हमने 5 पॉइंट कर लिए. उन 5 पॉइंट को मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ. डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस, इंटरनल असाइनमेंट्स बाय बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फिर प्लानिंग, फिर इनिशियल कम्युनिकेशन, फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अब इनिशियल एंगेजमेंट. ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. If after performing their procedures, the auditor concludes that opening balance contain misstatement which materially affect the for the current period and effect is not properly accounted, तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन जो है ऑडिटर एक्सप्रेस कर देगा जैसे भी अप्रोप्रिएट है. क्वालिफाइड या फिर एडवर्स, जो भी उसको सही लगता है. अगर जो है ओपनिंग बैलेंस मिस स्टेटमेंट कंटेन कर रहा है जो मटेरियली इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और दूसरा वो जो है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज वो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड, मतलब उसका इफेक्ट जो है, सॉरी, उसका इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली अकाउंटेड एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड नहीं है, तो क्वालिफाइड या एडवर्स. फिर असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क. द असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस. असेसमेंट एंगेजमेंट रिस्क का क्रिटिकल पार्ट है ऑडिट प्रोसेस का. प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट हो जाना चाहिए, सिंस इट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड ऑल्सो इन प्लानिंग डिसीजन इफ द ऑडिट इज एक्सेप्टेड. क्योंकि ये एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस और प्लानिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, तो ये हमको पहले से ही जो है असेसमेंट करना चाहिए एंगेजमेंट रिस्क का. So the assessment of engagement risk is a critical part of the audit process and should be done prior to the acceptance of an audit engagement, since it affects the decision of accepting the engagement or also in planning decisions if the audit is accepted. अब establish करना engagement team को. तो assignment of qualified and experienced professionals is an important component of managing engagement risk. तो assessment कर लिया engagement risk का. अब assessment engagement risk का जो है मैनेज करने के लिए हमको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को जो है असाइन करना चाहिए ताकि जो इजी हो जाए वो करना. तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द एंगेजमेंट टीम वुड डिपेंड ऑन द साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैंक ऑपरेशंस. ओके. देन ऐसे 3-1 इसके हिसाब से आइडेंटिफाई असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इंटरनल रिले करता है ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग इसका इंटरनल कंट्रोल सफिशिएंट टू सेम वही.
तो इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर में 9 चीज़ें हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस, इंटरनल असाइनमेंट्स ऑफ बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, देन प्लानिंग एंड उसके बाद फिर कम्युनिकेट करना, फिर इनिशियल एंगेज नहीं फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, फिर इनिशियल एंगेजमेंट, फिर असेसमेंट एंगेजमेंट रिस्क, फिर इस्टेब्लिश करना एंगेजमेंट टीम को, फिर अंडरस्टैंड करना बैंक और उसके एनवायरनमेंट को, ऐसे 315। अगेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अजम्पशन लेवल दोनों पे, ठीक है। अंडरस्टैंड करना बैंक और उसके एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफाई और असेस करो रिस्क को और डेवलप करो ऑडिट प्लान एज टू डिटरमाइन द ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क। अंडरस्टैंड करना बैंक और उसके एनवायरनमेंट को इंक्लूड एनेबल identify assess risk and develop an audit plan to determine the operating effectiveness of controls to address the specific risk। अंडरस्टैंड करना बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस को। द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट यूज और ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है बैंक के इंटरनल कंट्रोल को। तो अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट के यूज़ के लिए और ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है बैंक के इंटरनल कंट्रोल से। तो अंडरस्टैंडिंग जो है नेसेसरी है आइडेंटिफाई असेस करने में रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और नॉट, एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है अंडरस्टैंड करना। मैनेजमेंट जो है डेवलप करता है कंट्रोल एंड यूज करता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को टू एड इन मैनेजिंग की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। मैनेजमेंट जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज करता है और डेवलप करता है कंट्रोल्स टू एड इन मैनेजिंग की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, to aid in managing key business and financial risk. तो effective risk management system in a bank generally requires the following। effective risk management जो है generally require करेगा following चीज़ें। oversight and involvement in the control process by those charged with governance। oversight साइट और इन्वॉल्वमेंट कंट्रोल प्रोसेस में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर अप्रूव करना चाहिए रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को। और पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद दी बैंक का बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड द टाइप्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और कंट्रोल्स डेवलप करता है और यूज़ करता है उसको एड करने के लिए। डेवलप करता है कंट्रोल और परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज़ करता है एड करने के लिए मैनेजिंग की बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क को। अब इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक बैंक में जनरली रिक्वायर करेगा ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट। अप्रूव करनी चाहिए रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को और उसकी जो पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए बैंक के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्क इट रिगार्ड्स एज एक्सेप्टेबल। फिर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क को जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं अचीवमेंट बैंक गोल्स के उनको आइडेंटिफाई, मेजर और मॉनिटर करना अगेंस्ट प्री अप्रूव लिमिट्स एंड क्राइटेरिया इज मैंडेटरी। सो रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द इम्पैक्ट द achievement of bank goals should be identified, measured, monitored against pre-approved limits and criteria। एंड ऑल्सो गाइस मैं इसको एक 3-4 पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि आपको जो भी टॉपिक जैसे कहते हैं ना कि एंड मोमेंट पे मुझे पूरा चैप्टर तो याद है लेकिन एक पर्टिकुलर उसका टॉपिक जो है वो ढंग से याद नहीं है ना। तो सिर्फ आप उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हो। लाइक तुम्हें पूरा अगर मैं पूरा एक ही साथ में रिविजन वीडियो बनाऊँ, ठीक है, लंबा सा, तो फिर उसमें तुमको बार बार टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आगे बढ़ाना पड़ता है कि हाँ मेरे को सिर्फ यही टॉपिक देखना है बाकी तो आता है। तो मैं इसकी जगह उसको पार्ट्स में बनाती हूँ बड़े चैप्टर को ताकि जो टॉपिक तुमको ना आ रहा हो तुम वो वाला रिवीजन वीडियो देख लो पर्टिकुलर चैप्टर में से भी पर्टिकुलर टॉपिक। और बाकी वीडियोस भी मैंने एसेस के हिसाब से बनाया ताकि जो ऐसे तुम्हारा वीक हो वो तुम ज़्यादा बार देख सको। और हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि फुल फ्लेज रिवीजन वीडियो भी बनाऊँ, बट पहले एक बार थोड़ा डीप में एकदम डीप एनालिसिस करके अच्छे से, और उसके बाद एक फटाफट फटाफट वाला शॉर्ट वाला जो तुम कहते हैं ना कि 1 सेकेंड में बस कहीं पे भी हो तो 2x की स्पीड में फटाफट फटाफट सुन लो, तो वैसा।
आइडेंटिफिकेशन, मेजर और मॉनिटर करना रिस्क को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं अचीवमेंट बैंक गोल्स के अगेंस्ट प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया। कंट्रोल एक्टिविटीज, अब बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स होने चाहिए टू मिटिगेट रिस्क, ये हमने पढ़ा था पहले भी, इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फ्रंट एंड बैक एक्यूरेट मेजरमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन। ये सेम ही है, सेम एज पहला एक कंट्रोल वाला बैंक का कंट्रोल आया था ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट एट बैंक, उसमें था ये। नाउ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, risk management models, methodologies, assumptions used to measure and mitigate should be regularly assessed होने चाहिए, update होना चाहिए, function conduct होना चाहिए, independent risk management unit। reliable information system, bank require करती है reliable information system to provide करे adequate financial operation and compliance information on a timely and consistent basis। those charged with governance and management require risk management information that is easily understood and that enables them to access the changing nature of the bank's risk profile। Engagement team से डिस्कस करना, शुड होल्ड डिस्कशन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक एंड एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल असेस करता है पोटेंशियल मटेरियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले पढ़ा था इसलिए फटाफट पढ़ रही हूँ। स्टेट 300 प्लानिंग, स्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्टेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑर्डर टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल परफॉर्म इन इफेक्टिव मैनर। ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है, स्टैब्लिश करनी है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रायर टू द कमेंसमेंट, ऑडिट शुरू होने से पहले, और इन्वॉल्व करना है की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और अदर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट को while establishing the overall audit strategy to depend करेगी on the characteristics of the audit engagement। फिर डेवलप करना ऑडिट प्लान, डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिव मैनर में, सेम रिक्वायर करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल की मेंबर्स एंगेजमेंट। प्लानिंग मेमोरेंडम, तो ऑडिटर को समराइज करना है ऑडिट प्लान को बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम in order to describe the expected scope and extent of the audit procedure performed, highlight all significant issues and risk assessment, or फिर provide करना that they have planned the audit engagement appropriately and have responded to engagement risk, pervasive risk, specific risk, same, ताकि डिस्क्राइब कर सके स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर, हाईलाइट करो ऑल सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज, और एज वेल एज द डिसीजंस टू कंसर्न करता है रिलायंस ऑन कंट्रोल्स। फिर प्रोवाइड करना एविडेंस दैट दे हैव प्लान द ऑडिट engagement appropriately and have responded to engagement risk, pervasive risk, specific risk, and other matters affecting the audit engagement। नाउ डिटरमाइन करना ऑडिट मटेरियलिटी। रिलेशनशिप ऑडिट मटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क का कंसिडर करना है ऑडिट कंडक्ट करते हुए, और डिटरमाइन करनी है ऑडिट मटेरियल मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिपेंड करता है अपॉन द नॉलेज ऑफ द बैंक, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिडर करना गोइंग कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द बैंक एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। असेस करना रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। गाइडलाइंस जो डील करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर नॉर्म्स। एसेस करना स्पेसिफिक रिस्क, भाई इसने एक ही एक पॉइंट को पागलों की तरह दे रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनेजमेंट assertions। Risk associated with the outsourcing of our modern day banks may make extensive use of outsourcing, both reducing cost as well as making use of ऐसे 330 डिजाइन और इम्प्लीमेंट करो ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द रिस्क। स्ट्रेस टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग एक्टिविटी जो डिटरमाइन करता है रोबस्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। Particularly important है mission critical software but is used for all types of RBS required। भाई तुम मेरे वीडियोस को 2x पे भी सुन सकते हो ना, ताकि तुम्हारा फटाफट फटाफट हो जाए।
Reliance or review previous year credit report, latest internal expansion, inspection of reports of bank official, Reserve Bank latest inspection, concurrent internal report on verification of security, any other internal report specific या फिर manage change. तो यहाँ हमारा जो है ये कंडक्ट ऑफ ऑडिट कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांसेस करेंगे एंड मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ या फिर 2 या 3 पार्ट्स और लगे, देखते हैं जैसे भी होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. वीडियो को लाइक कर देना यार और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर सकते हो यार तुम, कैसा लगा तुम्हें वीडियो.